बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एमडी कैट केमिस्ट्री में ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करना है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसोसिएटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप अपने सामने पेपर में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स विद अ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिस्ट्री ज़हन में रखिए। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, ये माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं और कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब उसने कहा कि फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ कौन सा कंपाउंड जो ऑप्शंस में रिएक्शन नहीं करेगा, हम देखते हैं। अगर हम अल्फा की ऑप्शन बात करते हैं तो एल्डिहाइड है जी, बिल्कुल ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। Cu2O बिल्कुल रिएक्शन करेगा। बीटा ग्लूकोज आप जानते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, तो तमाम एल्डिहाइड्स रिएक्शन करेंगे, यस। इसके बाद हमें कहता है द फॉर्मलिन सोल्यूशन, ऑफ कोर्स फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहा है, एल्डिहाइड है, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा फेलिंग सोल्यूशन के साथ। एंड डेल्टा ऑप्शन इज द एसीटोन, अ कीटोन, एंड द कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। क्लियर है? सो इसकी केमिस्ट्री आप डिटेल में भी जानते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है, आपने लेक्चर में भी सुना हुआ है कि कीटोन्स क्यों रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के ज्यादा होने की वजह से, प्लस कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के कम होने की वजह से, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के कम होने की वजह से। तो रिलेटेड बातें भी याद रखा करें। बहरहाल डेल्टा ऑप्शन वाज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट आपके सामने है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स are more acidic than the phenol and the alcohols because of the very popular question, the important concept जिसको हमने अपने लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया था। अब वही एमडीकैट के एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की फॉर्म में सामने आता है। अभी हम चूज करते हैं, कहता है फॉर्मेशन ऑफ द डाइमर्स डज नॉट रिलेटेड विद, ये तो कोई बात नहीं जो कि रिएक्टिविटी पे इफेक्ट करे, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसने पूछा है कि वो मोर एसिडिक क्यों होते हैं। हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसी भी बात नहीं है। हाईली एसिडिक हाइड्रोजन की केमिस्ट्री हमारे पास चेन के साथ डिफरेंट है, बट वो फिनॉल के साथ कंपैरिजन कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है अल्कोहल के साथ। एक ही रीजन है, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। हमारे पास जब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो डेफिनेटली वहां पे रेजोनेंस आती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। उसकी स्टेबिलिटी की वजह से वो अपने रिलीज्ड एच पॉजिटिव आयन के साथ अपना इंटरेक्शन शो नहीं करता, वो सिस्टम एच पॉजिटिव आयन को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी कंपैरेटिव टू दीज टू रिएजेंट्स ज्यादा होती है। वेरी सिंपल, मैंने रिवाइज कर दिया, आपको पता होना चाहिए। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्वेश्चन नंबर 53 स्टूडेंट्स, esters have fruity smell, okay, we better know that, or and are used the artificial flavors, yes we know that. Which one of the following esters show the flavor of apricot? Very important, मैंने लेक्चर में भी कहा था, हमने पहले जितने भी टेस्ट आए हैं जहाँ पे हमारे पास एस्टर्स की बात हुई है, तो मैंने एम्फेसाइज किया कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, आपको फ्लेवर्स के फार्मूला याद होने चाहिए। अब उसने एप्रिकेट का फार्मूला पूछा है, तो अभी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मेरे पास जो ऑप्शन आती है इनमें से, दैट इज द इमाइल ब्यूटारेट, डेल्टा ऑप्शन है मेरे सामने। सो ये एप्रिकोट का फ्लेवर देता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टाइल एसीटेट की, तो वेरी पॉपुलर थिंग ऑरेंज का फ्लेवर होता है। अगर मैं बात करता हूँ आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट की, तो ये बैटर्न और रास्पबेरी का फ्लेवर होता है। अगर मैं बात करता हूँ बेंजाइल एसीटेट का, तो जैस्मिन का फ्लेवर होता है। लेकिन उसने एप्रिकेट को पूछा है, तो मैं एप्रिकोट को आंसर करूंगा, तो डेल्टा ऑप्शन होगी, ठीक है। सो वेरी सिंपल, हमारे पास एमाइल ब्यूटारेट आता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद होनी चाहिए कि एमाइल आइसोपेंटाइल ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, रिलेटेड बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि व्हेन अमोनिया डेरिवेटिव्स आर ट्रीटेड विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ अपने ज़हन में रखें। कहता है द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, आप जानते हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन होता है, जो कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये एडिशन होती है, साथ में एलिमिनेशन होती है। सो दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत खूबसूरत सवाल है, याद रखना है, ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ जितने भी रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स वो। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है, टेबल दिया गया है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। बी वाइज, इट इज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इसमें से एक चीज ऐसी होगी कि जो कि मिसमैच होगी। हम आंसर करते हैं।
वो स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं एसिटाइल क्लोराइड का, ठीक है, उसके आईपैक नेम्स लिखे हुए हैं। द वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। और इस बात में मैंने अपने लेक्चर में भी एम्फसाइज किया था, जब आपको बताता हूं कि हमें इन तमाम कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स के साथ इनके आईपैक नेम्स की सही जजमेंट होनी चाहिए। ये एमडी कैट के क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी पूछा गया। सो अल्फा ऑप्शन वो पूछ रहा है, उसने कहा कि डज नॉट मैच करेक्टली। अल्फा बिल्कुल मैच कर रही है। एथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है, आईपैक नेम एथेनॉइल क्लोराइड, सही कह रहा है। बीटा में जो उसने बात की है, मेरे पास ये एग्जांपल है इथाइल एथेनोएट की, तो ये मेरा आंसर है, ये मिसमैच है। बीटा ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, जो कि उसने डिस्क्राइब किया गया। हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है, आंसर राइट है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। उसने कहा था बताओ कि जो डज नॉट मैच करेक्टली, जो कि इनकरेक्ट है। सो बीटा वो कह रहा है कि इथाइल मेथेनोएट, हालांकि स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियरली हमारे पास ऑप्शन सामने आती है, दैट इज इथाइल एथेनोएट, क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा और दो कार्बन का एसिटाइल, जैसे एसिटेट कहते हैं, वो यूनिट अटैच है। सो वेरी सिंपल। मैं बाकी भी देख लेता हूं। चार्ली ऑप्शन है। एथेनमाइड बिल्कुल ठीक नाम लिखा गया है। और डेल्टा में भी मेरे पास एथेनोइक एनहाइड्राइड, बिल्कुल ठीक आईपैक नेम लिखा गया है, जिसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं कॉमन नेम में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आईपैक नेम की केमिस्ट्री इस क्वेश्चंस में बहुत क्लियर होती है, आपने इसके ऊपर भी एम्फसाइज करना है। आंसर वाज द बीटा ऑप्शन व्हिच वाज मिसमैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। स्टूडेंट्स, आईपैक नेम बताएं जी एक चेन का। आप तमाम रूल्स को ध्यान में रखें। उसने मुझे एक स्ट्रक्चर दिया है एल्डिहाइड। मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखें, मैंने आपको बताया था, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड कार्बन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, क्योंकि वो टर्मिनल पे होते हैं। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो माय डियर स्टूडेंट्स का नाम मेरे पास, अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो मैं 4 पोजीशन पे आने वाले एमिनो ग्रुप को पहले लिखूंगा। इसका नाम होगा 4 एमिनो 2 मिथाइल और 5 कार्बन, तो पेंटेनल। 4 एमिनो 2 मिथाइल पेंटेनल। Charlie option is my answer. Very simple and clear. You must emphasize on the nomenclature also. Clear? So this was the very simple and the clear answer. Next question पे चलते हैं। Question number 57 students. The carbon atom of a carbonyl group is, the carbon atom of the carbonyl group is, hybridization पूछ रहा है। पॉपुलर क्वेश्चन, sp2 hybridized होता है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो भी sp2 hybridized होती है। पॉपुलर इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एमडी कैट स्टूडेंट्स, द प्योर एसिटिक एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड एट, ऑप्शन देखें तो 17 डिग्री सेल्सियस इज माय सुटेबल मोस्ट आंसर। रिलेटेड एमसीक्यू बोल रहा हूं। अल्फा ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर है। बड़ी आसान सी बात है। उस आइस फ्रोजन एसिड को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिटिक एसिड में लिखा गया है, आपको पता होना चाहिए। सो यहां पे उसने टेम्परेचर पूछ लिया। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 59। ट्राइआइडोमीथेन आइडोफॉर्म की बात कर रहा है। एक और बात ध्यान में रखें, हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी बनता है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस है ना, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है। बट हम आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडोफॉर्म को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म तो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि आइडोफॉर्म हमारे पास ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। विजिबल टेस्ट होता है, फौरन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। दूसरी है बात जो रिलेटेड है, हमारे पास हर वो कंपाउंड जिसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, जिसे हम एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं, वो मौजूद हो या बनने के चांसेस हो, जैसे कि 2 ओल्स में, जैसे कि एथेनॉल में, ठीक है ना, बनने के चांसेस हो या मौजूद हो, तो वो तमाम आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तमाम केमिस्ट्री को रिवाइज किया ताकि आप लोग इसको अपने ज़हन में रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। कहता है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप की बात कर दी, उसने स्ट्रक्चर भी बता दिया। हम देखते हैं। द रिएजेंट यूज्ड इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन which is warmed with the substance being treated, ठीक है। अच्छा, the reaction involved, the number of the steps, well my dear students, 2 step mechanism है। अच्छा, इसकी मैं डिटेल मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा जिसमें बेतहाशा स्टेप हैं, लेकिन कम से कम 2 स्टेप है। आप पेपर में देखें, मैंने हाईलाइट कर दी हैं वो 2 रिएक्शन जो कि आप देख सकते हैं। उसको मैं एलैबोरेट करता हूं आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन में। अल्फा आंसर है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन। पहले आप देखें कि क्या बनता है हमारे पास, ट्राइआयोडाइड फॉर्म में सामने आता है। बाद में उसमें वो जो कार्बन है वो आयोडीन को रिप्लेस करते हैं, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन इन आइडोफॉर्म CH3। क्लियर है? सो आपके सामने एक्सप्लेन किया गया इस रिएक्शन को, आपके सामने विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर था अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्रोपेनोइक एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यस आप जानते हैं एल्कोहल्स और ईथर्स में होता है एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है और यहाँ पे जो रिलेटेड बात है एस्टर्स और रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसको जस्टिफाई किया है बट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है मैंने प्रोपेनोइक एसिड जिसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है ये भी याद होना चाहिए आपकी बुक में है तो प्रोपेनोइक एसिड इसका मैंने मोलेकुलर फार्मूला भी लिख दिया है इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर भी लिख दिया है और साथ में मैंने मीथाइल एसीटेट का भी स्ट्रक्चर लिख दिया अब देखें मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेरे पास एस्टर लिंकेज है तो दे आर द कंपाउंड्स टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट they have the different structure due to the different functional groups so they are the functional group isomers of each other so अगर मैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देखूं अल्फा ऑप्शन है जिसे मैंने जस्टिफाई भी किया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है डियर स्टूडेंट्स all of the following are the derivatives of the carboxylic acids देखते हैं they are all formed by the nucleophilic substitution reaction except अच्छा बहुत खूबसूरत सवाल है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स पढ़े हेलाइड्स पढ़े एमाइड पढ़े वगैरह में देखते हैं अब आपको जस्टिफाई करता हूं अब वो कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है एक मैकेनिज्म एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रीप्लेस अ वीकर वन ठीक है बट वो कौन सा एक ऐसा है डेरिवेटिव जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनता हम देखते हैं मैं बोलता जाता हूं आपके सामने क्लियर आता जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में अगर मैं बात करता हूं एसिड एमाइड फॉर्मेशन तो बिल्कुल NH2 नेगेटिव OH नेगेटिव को रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एस्टर फॉर्मेशन में डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन याद होना चाहिए जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का OH नेगेटिव रिप्लेस होता है अल्कोक्साइड आयन से जो कि अल्कोहल से आता है क्लियर है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है चार्ली में आता है एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन हैलाइड फॉर्मेशंस बनते हैं ना बिल्कुल ठीक है एनहाइड्राइड्स फॉर्मेशन इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ये हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं एनहाइड्राइड बनता है जिसको अभी हमने एक्सप्लेन भी किया सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर इट्स नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट्स सिंपल डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं और आपस में एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन आ जाता है सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 62 consider the following reaction well it's a very good question उसने रिएक्शन भी बता दिया है अच्छा इसको मैं क्लैरिफाई जरूर करूंगा अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं उसने x और y को हाईलाइट किया है और इसका आंसर है अल्फा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है अल्फा वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड कैसे सी ऑन द व्हाइट बोर्ड बट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 62 मैंने सॉल्व किया है मैंने एक्स और वाई की जो जस्टिफिकेशन दी है वो आपके सामने क्लियर है कि मेरे पास जो हीट है एक्स के तौर पे और वाई में मेरे पास बेस की प्रेजेंस में डेफिनेटली वाटर रिएक्शन करता है अब देखिए पहला रिएक्शन तो ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेसिक अमोनिया से रिएक्शन करके अमोनियम यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो अमोनियम एसिड बन रहा है ठीक है अब इसको जब हीट अप करेंगे तब ही हमारे पास वाटर एलिमिनेट होगा बड़ा मशहूर एमडीकैट का एमसीक्यू है कि which one of the following derivative of the carboxylic acids do not form directly हम कहते हैं ना इमाइड क्योंकि पहले स्टेबल अमोनियम स्टेट बनता है बाद में उसको जब हीट अप करते हैं तो फिर इमाइड फॉर्मेशन में हमारे सामने आता है ठीक हो गया तो ये तो हमारे पास एक्स की क्लैरिटी होती है अब वाई की क्लैरिटी के लिए मैंने बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात की क्योंकि प्रोडक्ट में उसने CH3COO नेगेटिव आयन शो किया है अगर वो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर देता तो फिर मैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस कंसीडर करता बट आपके पास जो पेपर मौजूद है उसमें उसने CH3COO नेगेटिव आयन लिखा है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने बेस की जो एक्सप्लेनेशन की है अल्फा ऑप्शन दी है व्हाट दिस वो कैसे है सी दैट ये मेरे पास लेट्स सपोज आपका इमाइड है वाटर से रिएक्शन करता है लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम अमोनिया बनती है बन रही है और साथ में कंप्लीट एसिड बनता है बट बेस की प्रेजेंस में अगर तो एसिड होता तो डेफिनेटली मेरे पास ये प्रोडक्ट फाइनल होती उसने मुझे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे ये आयन दिया एसीटेट आयन तो ये कैसे हो सकता है मेरे पास बेस की प्रेजेंस में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड बेस रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेगी अब साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो सॉल्ट है ये जब आयनाइज होता है तो फिर ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट होता है सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 62 को अगर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं आप लोगों के लिए पेपर में तो अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है एक्स में हीट को डोमेन दिया गया क्योंकि उसने एक स्टेप शो किया है और साथ में मैंने वाई को बेसिक हाइड्रोलिसिस से जस्टिफाई किया है सो माय डियर स्टूडेंट दैट वाज द आंसर टू द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63
पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ की पूरी केमिस्ट्री में रिवाइज कर देता हूं, हमने लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ा, आप लोग जानते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी उतनी ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होगा और डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है, सोलबिलिटी कम होती जाती है। ये रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू। अब अगर सिर्फ बात एसिडिक स्ट्रेंथ की करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। लाइक अल्काइल चेन अटैच होगी, लाइक NH2 अटैच हो गया, ठीक है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये तमाम बातें ध्यान में रखें। अब आंसर करते हैं। 60 में कहता था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है। सो अल्फा और बीटा में तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, चार्ली में क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है और डेल्टा में मिथाइल है। चार्ली इज माय आंसर, क्योंकि क्लोरो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अटैच होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मिथाइल यानी अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। सो चार्ली इज माय आंसर। क्लियर है? बहुत अहम बात थी, आपके सामने रखी गई। क्वेश्चन नंबर 64 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। वो कहता है द एडिशन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्टिंग एसिडल्डिहाइड विद हाइड्रोजन साइनाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स। पॉपुलर रिएक्शन है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है। आपकी बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, बट फॉर द रिवीजन मैंने इसे सॉल्व किया है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, एसिटल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो रहा है, विलियम लैपवर्थ का रिएक्शन मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज्ड, तमाम एमसीक्यूज हैं, ठीक है। हमारे पास ये साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन गई है, ठीक है। अब जब जानते हैं हम कि जब भी साइनो ग्रुप का एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब देखिए मैंने प्रोडक्ट बना दिया, नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आईपैक नेम भी मैंने लिख दिया और इसको कॉमनली लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे एमडी कैट में माय डियर स्टूडेंट्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट अप्लाई द नॉलेज, परफॉर्मेंस करें पूरे रिएक्शन की और आपके सामने जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ जाती है, आप रिएक्शन प्रोडक्ट आ जाती है, आप उसके ऊपर उसका नाम लिखें, आंसर कर दें। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस एक्सेप्ट, आपने वो रिएक्शन देखना जो बेस कैटालाइज्ड ना हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड अभी पढ़ा, बेस कैटालाइज्ड है। एडिशन ऑफ द अमोनियम बाइसल्फाइड NaHSO3, आप जानते हैं कि स्मॉल मीथाइल कीटोन्स ऑफ कोर्स और एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं, बेस कैटालाइज्ड है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का जो रिएक्शन है दैट इज एसिड कैटालाइज्ड। चार्ली इज माय आंसर, दिस इज नॉट बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। वो यही पूछ रहा था कि बताओ कौन सा बेस कैटालाइज्ड नहीं है। ऑल आर द बेस कैटालाइज्ड एक्सेप्ट, तो चार्ली इज माय आंसर। और डेफिनेटली हैलोफॉर्म रिएक्शंस भी बेस कैटालाइज्ड होते हैं। सो चार्ली इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। Which of the following methods is not used to prepare carboxylic acid? Not used, ये ध्यान रखना, नेगेटिव क्वेश्चन है। अगर हम अल्फा को देखते हैं तो कार्बोनेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोनेशन, ये डेफिनेटली आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बनता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनता है उसमें एक कार्बन एटम ज्यादा होता है। ये भी एमडी कैट का क्वेश्चन था जो मैंने शेयर किया, याद रखें। आगे चलते हैं, बीटा ऑप्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल्स जिनको साइनाइड्स कहते हैं। अभी मैंने रिएक्शन में एक्सप्लेनेशन दी थी कि साइनो ग्रुप का जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं दैट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, बनता है ना। चार्ली में कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनते। वो अलहदा बात है कि अगर हम कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, बट राइट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द वन स्टेप, द डायरेक्ट रिएक्शन। तो चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द कीटोन्स, नॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये मेरा आंसर था चार्ली।
डेल्टा में भी डेफिनेटली अल्काइल बेंजीन, ऑफ कोर्स अल्काइल बेंजीन हमारे पास बेंजोइक एसिड बनाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है एरोमेटिक वाला, ठीक है। सो चार्ली से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनते, वो यही पूछ रहा था, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड is comparatively less soluble in water। आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सो देखते हैं लेस सॉल्युबल कौन सा होगा, जिसकी चेन सबसे बड़ी होगी। अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड देखूं तो पेंटेनोइक एसिड 5 कार्बन की चेन सबसे बड़ी है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उस कार्बोक्सिलिक एसिड की उतनी कम रिएक्टिविटी होगी, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 डियर स्टूडेंट्स, कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वंस अगेन इट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की जो सारी केमिस्ट्री मैंने रिवाइज की है वो दोबारा आ गई है। अल्फा में कहता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है हमने। अल्फा में कहता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। बिल्कुल ठीक कह रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्ट्रेंथ डेफिनेटली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, सही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, वही बात कर रहा है, सही कह रहा है। डेल्टा में कहता है मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बिल्कुल गलत कह रहा है। ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट्स को बताने के बाद अल्टीमेटली ये बिल्कुल आसान हो जाता है आप लोगों के लिए आंसर करना। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम अटैच होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। सो डेल्टा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये मेरा आंसर था जिसको मैंने चूज करना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट और द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट एंड पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये एमडी गेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने प्रेजेंट किया गया, पहले भी पूछा गया है। बड़े ध्यान से आंसर करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। क्यों? लिसन माय वर्ड्स। आपने सिर्फ इस चीज पे एम्फसाइज नहीं करना कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, उसने कहा आपने वो ऑप्शन चूज करनी है, वो ऑप्शन चूज करनी है जिसमें ये कोई भी जो आप ऑप्शन चूज करेंगे वो ये दोनों टेस्ट करे, दोनों टेस्ट करे, यानी वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी करे और हैलोफॉर्म टेस्ट भी करे। इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं अल्फा ऑप्शन को देखता हूं, प्रोपेनॉन है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, जिसे हम एसीटोन भी बोलते हैं, जिसे हम डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। ये हैलोफॉर्म टेस्ट तो करेगा लेकिन कीटोन है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं करेगा। सो इसको मैं चूज नहीं करूंगा, मैंने वो चूज करना है जो दोनों करे। बीटा को देखता हूं, एथेनॉल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन भी करेगा और एसिटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड व्हिच शो हैलोफॉर्म टेस्ट। तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर कि ये दोनों टेस्ट करेगा। मैं चार्ली को जस्टिफाई करता हूं, एथेनॉल, एथेनॉल है इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, ये मेरे पास हैलोफॉर्म टेस्ट तो करेगा, आइडोफॉर्म तो बनाएगा लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं करेगा। सो मेरी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं, मेथेनॉल एल्डिहाइड है, ये फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करेगा बट आइडोफॉर्म नहीं करेगा। सो मेरे पास बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, ये एथेनॉल दोनों रिएक्शन करेगा। So very simple. I am putting my energy for you people. I am explaining because these kind of the question could cause the irritation in your mind, could cause the confusion. You must be very much confident and very much vigilant while answering all these questions. Clear है? ध्यान से पढ़ने। Next question है question number 70. Which one of the following reagents react in the same manner with formaldehyde, acetaldehyde and acetone? अच्छा, एल्डिहाइड भी है, कीटोन्स भी हैं। कहता है अब आपने वो रिएजेंट चूज करना है बिल्कुल उसी के रिवर्स पैटर्न में जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि ये तीनों के तीनों जिसके साथ रिएक्शन कर जाएं, ऐसा ना हो कि दो करें एक ना करें, एक करे दो ना करें, ठीक है सारे। अल्फा इज माय आंसर, हाइड्रोजन साइनाइड है, इन तीनों के साथ रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड में भी ऐड किया जा सकता है, कीटोन्स में भी। मैं बाकी भी देख लेता हूं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा, सो मेरा आंसर नहीं है। डेफिनेटली क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की केमिस्ट्री आ जाती है, फैलिंग सॉल्यूशन की केमिस्ट्री आ जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। HCN इन तमाम गिवन कंपाउंड से रिएक्शन कर जाएगा, बाकी इनमें से कोई भी रिएजेंट नहीं करेगा। सो अल्फा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 71,
पेपर आपके सामने है। कंपाउंड X will decolorize a warm acidified solution of the permanganate, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन हो रही है, डीकलोराइज कर देता है, एंड फॉर्म्स येलो। अच्छा, दूसरा कैटेगरी बोल रहे हैं, एक तो वो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ द KMnO4 की बात कर रहा है, उसके साथ रिएक्शन कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एंड फॉर्म्स येलो और द रेड प्रेसिपिटेट्स ऑन रिएक्शन विद द 2,4-dinitrophenyl hydrazines। अब आपके ज़हन में क्या आ सकता है? डेफिनेटली एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे। एल्डिहाइड होगा या कोई कीटोन होगा। ऑप्शंस देखते हैं। अल्कीन, अल्फा नहीं है। बीटा इज माय आंसर। इथाइल मीथाइल कीटोन लिखा हुआ है, ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है। सो ये वो है कि जो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, डेफिनेटली कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है, फर्दरमोर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा ना ये। अगर ये 2 ब्यूटेनॉन है तो 2 एसिटिक एसिड बनाएगा। आप जानते हैं डिटेल में इस रिएक्शन को। और इसके अलावा वो 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ भी रिएक्शन करता है। कीटोन्स जो है मेरे पास वो ऑरेंज रेड कलरेशन वाले प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड होता तो 2,4-dinitrophenyl hydrazines जो बनते हैं एल्डिहाइड से, उनका येलो कलर होता है, लाइट कलर होता है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। अगर मैं चार्ली और डेल्टा की बात करूं तो अल्कोहल्स नहीं है। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर आंसर, बीटा ऑप्शन। और इसमें रिएक्शन के सोल्यूशन को भी आपके सामने लिखा गया है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स का जो रिएक्शन है वो एक्सप्लेन किया गया। यू कैन सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। Which of the following method is used to prepare the ethanoic acid? एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है भाई, कौन सा मेथड प्रिपेयर होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द एथेनॉल, बिल्कुल। इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, हमारे पास एथेनॉल एल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बनता है ना। बीटा में कहता है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल या मीथाइल साइनाइड, एक ही बात है। मीथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। अभी पढ़ के आए हैं कि साइनो ग्रुप का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स एथेनोइक एसिड बनेगा। So Charlie option is my answer. Both A and B, they are forming the acetic acid. Question number 73 है, पेपर आपके सामने है। Which one of the following reagent is used for the complete reduction, not partial, complete reduction of the carboxylic acid यानी एथेनोइक एसिड to the ethane? My dear students, बड़ा क्लियर, बड़ा विजिबल आंसर अल्फा ऑप्शन। हमारे पास रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और कंप्लीट रिडक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है उतने ही नंबर के अल्केन्स में। अल्फा आंसर है। अगर मैं बात करता हूं बीटा की तो सुन लेना, रिलेटेड बात है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पार्शियल रिडक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो चार्ली ऑप्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की पार्शियल रिडक्शन करके उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये तमाम बातें रिलेटेड एमसीक्यू थे। एमडी कैट माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हर चीज की कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ आई एम डिस्कसिंग जस्ट 1 MCQ, इट डजंट मीन दैट आई एम डिस्कसिंग द 1 MCQ, आई एम डिस्कसिंग द 4 to 5 MCQ इन ईच क्वेश्चन फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहरहाल ये आंसर बड़ा सिंपल था, अल्फा ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसीटल? आप जानते हैं एसीटल केमिस्ट्री। अब पहले मैं आंसर कर देता हूं। उसने पूछा, बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसको मैं जस्टिफाई भी करता हूं व्हाइट बोर्ड पे। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसीटल, तो इसका आंसर है बीटा जेमिनल डाईईथर। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट डू यू मीन बाय जेमिनल डाईईथर? सो क्वेश्चन नंबर 74 की जस्टिफिकेशन नेक्स्ट बोर्ड में मैं आपको करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है जेमिनल का कॉन्सेप्ट भी और डाईईथर भी क्यों कहा। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 74 को जस्टिफाई किया है। आप देखें ये क्या एल्डिहाइड है। पहली बात तो ये कि अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ आवर बुक हमारे पास कीटोन्स में ड्राई HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल ऐड नहीं होती। कीटल्स बनते हैं बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस कीटल्स नहीं बनते, एसिटल्स बनते हैं। एसिटल्स क्या होते हैं? जब एल्डिहाइड में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। आपके सामने मैंने उसकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन की है कैसे। आप देखें, एक अल्कोहल का ये मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल मैंने एग्जांपल दी है। एक में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, एक में ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटता है। यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे C पॉजिटिव है। अब हमारे पास एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कार्बन है
इसमें जो C पॉजिटिव है ये O नेगेटिव से अटैच हो जाता है और ये O नेगेटिव है C के साथ अटैच हो जाता है। आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसमें ये कार्बन जो है इसके ऊपर OC2H5 दो ग्रुप अटैच हो गए हैं। अब गौर से देखें तो दे आर डाई ईथर्स, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज ईथर लिंकेज है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर लिंकेज है। इसको हम 1-1 आईपैक नेम लिखा है, 1-2 कार्बन चेन है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सारी बातें ध्यान में रखिएगा, एमडी कैट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका नाम है 1,1 डाई इथॉक्सी ईथेन, 1,1 डाई इथॉक्सी ईथेन, और ये एक एसिटल है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और अगर आप इसमें वाटर को मजीद ऐड रहने देंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। बहरहाल उसने जो पूछा था जेमिनल डाईथर से क्या मुराद है, आप व्हाइट बोर्ड पे दोबारा देखें, मैंने आपको वही जस्टिफाई किया है कि जेमिनल अगर एक ही कार्बन पे दोनों इट्स ईथर लिंकेजेस अटैच हो तो दे आर कॉल्ड एज जेमिनल 1-1 पोजीशन। जेमिनल एक ही कार्बन पे दो ईथर लिंकेजेस अटैच हैं तो जेमिनल डाई ईथर इसकी जस्टिफिकेशन है। आप लोगों के लिए नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एमडी कैट में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई क्लैरिफाइड फॉर यू पीपल। अब आपकी क्लैरिटी होगी आपके सामने। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। What is the correct name of the given structure of the carboxylic acid according to the IPAC? Nomenclature को ध्यान में रखिएगा। Numbering will start always from the carboxylic acids carbon, क्योंकि ये टर्मिनल पे पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बोला इसी टेस्ट में कि एल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, तो नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से स्टार्ट होती है जो कि फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है। अब मैं देखता हूँ, बाकी वो तमाम रूल्स आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। स्ट्रक्चर का नाम मैं लिखता हूं तो 1 2 3 4। मेरे पास ये ब्यूटेनोइक एसिड है जिसमें 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 3 पोजीशन पे मीथाइल है, तो इसका नाम होगा 2 अमीनो 3 मीथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल methyl ketones form addition product with, beautiful question this is, you will get the maximum confusion about this। आप कहेंगे भाई एल्डिहाइड एंड स्मॉल methyl ketones form addition product with, अब आपके ज़हन में फिनाइल हाइड्राजीन आ गया, हाइड्राजीन आ गया, हाइड्रोक्सिलामीन आ गया, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स आ गया। आप कहेंगे कि भाई एल्डिहाइड्स तो तमाम के साथ रिएक्शन करते हैं। उसका पॉइंट क्या था, बड़े गौर से पढ़ने वाला, एडिशन प्रोडक्ट। हमारे पास अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का जो रिएक्शन होता है वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसने सिर्फ एडिशन रिएक्शन की बात की है, तो मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज डेल्टा ऑप्शन, बेस कैटालाइज्ड सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन, सिर्फ एडिशन। एडिशन एलिमिनेशन होती है अल्फा बीटा चार्ली ऑप्शंस में। डेल्टा मेरा आंसर है जो कि सिर्फ एडिशन अडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है, उसकी जस्टिफिकेशन कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन। वंस अगेन नोमेनक्लेचर से रखिएगा। अब कीटोन्स में आपने नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़ता है। यू विल स्टार्ट नंबरिंग द चेन इन अ वे दैट द कार्बोनाइल कार्बन गेट्स द लोअर लोकेटर नंबर। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 1-2 पोजीशन पे मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन आता है, एंड डेफिनेटली इसका नाम होगा। 5 पोजीशन पे क्लोरो है तो 5 क्लोरो, 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनोन, वेरी सिंपल। सो अल्फा ऑप्शन इज द आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे माय डियर स्टूडेंट्स। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैंने बताया था क्या रीजंस हो सकती हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन है। अच्छा, कहता है दिस इज ड्यू टू विच, वही बातें पूछ रहा है जो मैंने एक्सप्लेन की थी। अल्फा में कहता है स्टेरिक हिंड्रेंस ओनली, एक रीजन है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ओनली, ये दोनों फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से मुराद पता है क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ कीटोन में 2 अल्काइल चेन्स आ जाती हैं। अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ गया, उस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी में फर्क आ जाता है। सो दैट्स व्हाई कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम हो जाती है। और दूसरा, अगर दोनों तरफ अल्काइल चेन अटैच है, चाहे स्मॉलर अल्काइल चेन अटैच है, चाहे मीथाइल अटैच है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा हिंड्रेंस है ना उसकी। सो ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, और क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 डियर स्टूडेंट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय कीटोन्स। बहुत खूबसूरत सवाल है, पॉलीमराइजेशन आपको कंफ्यूज कर सकता था। आपकी बुक में इसकी क्लैरिटी है, लिखा हुआ है, बट फॉर योर रिवीजन ये आंसर किया गया।
पॉलीमराइजेशन कीटोन्स नहीं करते। आपके पास जो ट्राइमर्स बने हैं वो मेटाफॉर्मल्डिहाइड या पैराल्डिहाइड एल्डिहाइड्स के बने हुए हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, कीटोन्स के नहीं है, ठीक है। तो अल्फा भी नहीं करते, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय कीटोन्स, कीटोन्स पॉलीमराइजेशन नहीं करते, कीटोन्स फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी नहीं करते, कीटोन्स जो हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन आपको पता है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस या नॉट प्रेजेंस। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। उसने सिंपल कीटोन्स कहा है ना, उसने सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स तो नहीं कहा। अब कीटोन्स के पास डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। सो डेल्टा ये रिएक्शन वो शो करते हैं, बाकी वो नहीं करते, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। Which of the following derivatives of the carboxylic acid cannot be prepared directly? अब से थोड़ी देर पहले मैंने इसको क्लियरिफाई किया था, मैंने कहा था एसिड हैलाइड्स बनते हैं डायरेक्टली, एस्टर्स बनते हैं डायरेक्टली। अब एसिडमाइड्स जो हैं वो टू स्टेप मैकेनिज्म, पहले अमोनियम एसीटेट, लेट्स सपोज एसिटिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, बन जाता है, उसको हीट अप करेंगे तो वाटर एलिमिनेट होगा, फिर एमाइड बनेगा। सो एसिडमाइड, पॉपुलर क्वेश्चन, एक्सरसाइजेज में भी एक्सप्लेन किया जाता है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। ये डायरेक्टली नहीं, ये दो स्टेप में बनता है, सिंगल स्टेप में नहीं बनता, बाकी सारे सिंगल स्टेप में बन जाते हैं, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 81 स्टूडेंट्स, which of the following method is used to prepare the alkanes from aldehyde and ketones? अल्केन्स बनानी है एल्डिहाइड और कीटोन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है। आपके पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम HCl और वुल्फ किश्नर में हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक QH, आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों को अल्केन्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें से एक ऑप्शन दी गई, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। सो बाकियों में से कोई भी नहीं है जो मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स को कंप्लीटली रिड्यूस करे और अल्केन्स बनाए। सो अल्फा इज द आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्लेमेंसन रिडक्शन जो कि जिंक एमलगम की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा, बिकॉज दिस इज MDCAT एंड द रिलेटेड डाटा आई एम गोना शेयर विद यू पीपल। FSC में लिखा गया है कि एल्डिहाइड्स वुल्फ किश्नर रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और कीटोन्स के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों क्लेमेंसन रिडक्शन से अल्केन में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह वुल्फ किश्नर रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर सकती है। सो ये क्लैरिटी अपनी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स बास बच्चों के इस तरह भी आ सकती हैं कि भाई कीटोन्स क्लेमेंसन करते हैं, एल्डिहाइड वुल्फ किश्नर करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो आंसर वाज द अल्फा ऑप्शन, द क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। Which one of the following carbonyl compound is the most reactive? कौन सा? पहले मैं देखूंगा कि एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। फिर एल्डिहाइड्स में जिसकी जितनी छोटी कार्बन चेन होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स दोनों की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सो देखते हैं मेरे पास इसमें जो सूटेबल मोस्ट, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड मैथेनॉल, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, चार्ली ऑप्शन। क्लियर है? सो इसमें मिनिमम स्टेरिक इंडेक्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की, मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है which one of the following methods is used to reduce aldehyde and ketones to their respective alcohols? पार्शियल रिडक्शन की बात आ गई ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स की पार्शियल रिडक्शन करके उसको अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है, देखते हैं। क्लेमेंसन तो भाई अल्केन में अभी बात करके आए हैं। रिडक्शन यूजिंग हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, बाकी तीनों ऑप्शंस जो है ना ये अल्केन्स बनाती हैं। जैसे मैंने अभी क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन की बात की, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्केन में कन्वर्ट करती हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस जो कि डेल्टा ऑप्शन में है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्केन में कन्वर्ट करती हैं। सो इनमें से जो बीटा ऑप्शन है वही वाहिद ऑप्शन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। उसने पूछा था पार्शियल रिडक्शन, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सो बीटा ऑप्शन वाज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 डियर स्टूडेंट्स, which of the following carboxylic acid is more reactive? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर रिएक्टिव है? वही कॉन्सेप्ट जो कि रिवाइज कर चुका हूं, चेन लेंथ देखें, अल्फा मैथेनोइक एसिड है, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सो जिसकी कार्बन चेन सबसे छोटी है, जैसे मैथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमनली फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे सिंपलेस्ट है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 85,
विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट शोन बाय एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और कीटोन्स नहीं करती। अब उसने पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड नहीं करते लेकिन दूसरे कीटोन्स वगैरह कर लेंगे, देखते हैं। नॉट शोन बाय एल्डिहाइड्स, टॉलरेंस रीजन के साथ तो एल्डिहाइड करता है रिएक्शन, सिल्वर मिरर बनता है। बीटा में ऑक्सीडेशन बाय द बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, करते हैं एल्डिहाइड रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, बिल्कुल रिएक्शन करता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ब्लड रेड कलरेशन, जिसे वाइन रेड कलरेशन भी कहते हैं, एल्डिहाइड के साथ नहीं करता। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर भी पेपर में आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए लिखा गया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सो डेल्टा ऑप्शन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है, ब्लड रेड कलरेशन या वाइन रेड कलरेशन देता है। ये जो मूवीज वगैरह में आर्टिफिशियल ब्लड होता है वो इसी रिएक्शन से बनाया जाता है, तो डेल्टा ऑप्शन है जो एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। आई होप कि इस टेस्ट के डिस्कशन के बाद आप लोगों ने अपनी एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसोसिएटेड जितनी भी केमिस्ट्री है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व किया होगा। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेस्ट होगा। नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।